नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का दूसरा भाग देखेंगे। ठीक है, कल हम पहला भाग को देखे थे जिसमें हम करीब 10-15 क्वेश्चन को डील किए थे। ठीक है, साथ ही साथ कल्चुरी वॉर से संबंधित अंतिम वीडियो को भी हमने देखा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पे बने रहेंगे लास्ट तक। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रतनपुर के राम टेकरी का राम मंदिर किसने बनवाया? ठीक है, ध्यान रखिएगा, रतनपुर में राम टेकरी मंदिर है, ठीक है, जो कि राम मंदिर है। इसे किसने बनवाया? तो देखिए, इसका जो निर्माण करता है वो है बिंबाजी भोसले। ठीक है, तो बिंबाजी भोसले जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख मराठा शासक है। इन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से मराठा शासन की स्थापना किया। ठीक है, और यह जो है छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्थापत्य से संबंधित निर्माण कार्य करवाए हैं, जिसमें से एक है राम टेकरी मंदिर। साथ ही साथ इन्हीं के कार्यकाल में दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार भी हुआ है। ठीक है, आप ये सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबाजी भोसले। ठीक, और इसके यदि हम शासन काल की बात करते हैं, देखिए पिछला वीडियो में मैंने बिंबाजी भोसले के बारे में बताया है। ठीक है, किस तरह से मराठा शासन जो है छत्तीसगढ़ में 1854 तक शासन करते हैं, ये सारा चीजें मैंने पिछले वीडियो में बताया है। आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, तब ये वीडियो जो है और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हर दूसरा वीडियो पहला वीडियो से रिलेटेड होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए आप सारा वीडियो को एक बार जरूर देखिए। ठीक, बिंबाजी भोसले के यदि हम छत्तीसगढ़ में शासन काल की बात करते हैं तो इसका शासन काल है 1758, ले लीजिएगा, 1758 से 1787। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिंबाजी भोसले ने इनमें से किस जमींदारी का निर्माण किया था? तो किस जमींदारी का निर्माण किया था? तो देखिए, राजनांदगांव और खुज्जी, याद रखिएगा, राजनांदगांव और खुज्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ और ब दोनों। देखिए, चलिए अब हम देखते हैं बिंबाजी के बारे से। ठीक है, तो देखिए इनका शासनकाल मैंने अभी आपको बताया, इनका शासनकाल छत्तीसगढ़ में 1758 ईस्वी से 1787 ईस्वी है। ठीक है, इनके समय में जो विदेशी यात्री हैं वो है मिस्टर मॉट और अलेक्जेंडर एलियट। ठीक है, याद रखिएगा, 1776 में मिस्टर मॉट आते हैं और 1778 में जो है अलेक्जेंडर एलियट आते हैं। प्रशासनिक सुधार की बात करते हैं तो देखिए, इससे पहले जो है कल्चुरी शासन छत्तीसगढ़ में शासन करते थे। अब उसके बाद जो है मराठा शासक आए और इन्होंने जो है रायपुर और रतनपुर का जो है प्रशासनिक एकीकरण किया। ठीक है, पहले क्या होता था, रायपुर में कल्चुरी का अलग शाखा था, रायपुर में कल्चुरी के अलग शाखा शासन करते थे और रतनपुर में अलग। ठीक है, तो इन दोनों का क्या हुआ है, एकीकरण हुआ है। अब दोनों का प्रशासन एक ही स्थान से यानी कि रतनपुर से ही संचालित होता था। रतनपुर में न्यायालय की स्थापना किया गया है। राजनांदगांव एवं खुज्जी नामक दो जमींदारियों का प्रारंभ की गई है। परगना पद्धति के सूत्रधार हैं। ठीक है, याद रखिएगा, परगना पद्धति के सूत्रधार जो है बिंबाजी भोसले जो है छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के सूत्रधार हैं। ठीक है, प्रारंभ इन्होंने नहीं करवाया लेकिन सूत्रधार है ना, न्यूज जरूर रखी होगी। लेकिन इसको जन्म देने वाले जो है विठ्ठलराव दिनकर है। तो विठ्ठलराव दिनकर जो है ये मराठा सूबेदार है जो कि वेंकोजी भोसले के शासन काल में आते हैं और इन्हीं के द्वारा जो छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक कार्य संचालित होता था। तो विठ्ठलराव दिनकर के द्वारा ही जो है छत्तीसगढ़ में जो है परगना पद्धति प्रारंभ हुआ। ठीक है, देखिए, मोहम्मद खान तरान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिंबाजी भोसले ने मदनगढ़ किले क्षेत्र के 5 स्थानों अकलतरा, लवन, खरौद, मदनपुर, टिकरदा को पुरस्कार स्वरूप भेंट किया गया। ठीक है, प्रदान किया गया था मोहम्मद खान तरान को। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा किला क्षेत्र है, तो मदनगढ़ किला क्षेत्र। इसके अंतर्गत 5 स्थान या 5 गांव आता था, अकलतरा, लवन, खड़ौद, मदनपुर और टिकरदा। मोहम्मद खान तरान 200 घुड़सवार एवं 500 पैदल सेना के नेतृत्व करता थे। ठीक है, याद रखिएगा। और बिंबाजी भोसले के शासनकाल में यहाँ जो है मराठी, मोड़ी व उर्दू भाषा तथा मोड़ी लिपि का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, एग्जाम में देखिए पूछा गया 2023 के पीएससी प्री के एग्जाम में। ठीक है, स्थापत्य की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, किसी भी शासन काल में स्थापत्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। देखिए, इसके समय में जो है राम टेकरी मंदिर रतनपुर, संगमेश्वर शिव मंदिर रतनपुर में मस्जिद का निर्माण, लक्ष्मी नारायण मंदिर रतनपुर, खंडोबा मंदिर रतनपुर, अमरकंटक में नर्मदा माई मंदिर में कुल व मंदिर निर्माण, बिलासपुर में अर्पा नदी के तट पर अधूरे किले का निर्माण कराया। ठीक, जीर्णोद्धार की बात करते हैं तो दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार कराया जो कि रायपुर में स्थित है, जिसके निर्माण करता जो है बलभद्र दास है। ग्राम दान देने का भी जिक्र देखने को मिलता है। राजीव में राजीव लोचन मंदिर के खर्च के लिए एक गांव दान में दिए।
ध्वजाधारी मठ को उस ग्राम में दान दिए। ठीक है, तो ये प्रमुख कार्य है जो आप बिम्बाजी भोसले के कार्यकाल में देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु मेजर एगन्यू ने निम्नलिखित में से किन कर्मचारियों को नियुक्त किया था? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए बरार पांडे, पोतदार और अमीन। तो ये 3 पद का जो है निर्माण किया गया था मिस्टर मेजर एगन्यू के टाइम में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे 2, 3, 4 लिखा है, 1, 2 और 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे मिस्टर एगन्यू के बारे से भी जानते हैं। देखिए मिस्टर एगन्यू जो है ना, ये मराठा शासन के दौरान ही छत्तीसगढ़ में शासन किया। कब? तो जब रघुजी तृतीय जो अल्पवयस्क थे, याद रखिएगा रघुजी तृतीय जब अल्पवयस्क थे तब 1818 से 1830 ईस्वी तक जो है छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों के द्वारा शासन चला गया, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से था और नागपुर के भोसलों के अधीन था। तो इस समय जो है 1818 से 1830 ईस्वी तक जो है अंग्रेज जो है छत्तीसगढ़ में शासन किए हैं। ठीक है, देखिए यदि हम इसके शासनकाल की बात करते हैं एगन्यू का, तो 1818 से 1825 ईस्वी तक है। ठीक है, इनके कार्यकाल का सबसे प्रमुख घटना है छत्तीसगढ़ में राजधानी परिवर्तन। ठीक है, इससे पहले जो है छत्तीसगढ़ का राजधानी जो है रतनपुर से संचालित होता था, लेकिन इसके कार्यकाल में जो है छत्तीसगढ़ का राजधानी जो है रायपुर से संचालित होने लगा। प्रशासनिक कार्य की बात करते हैं तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया है, जिसमें राजधानी परिवर्तन, परगनों का पुनर्गठन और प्रशासनिक सुधार, ये 3 कार्य हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यदि आप सीजीपीएससी मेंस एग्जाम के भी तैयारी कर रहे हैं ना, और यदि एगन्यू के बारे से पूछा जाता है तो आप ये सब चीजों को लिखोगे तो आपका मार्क्स जो है और अच्छा आएगा। तो 1818 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर ले गए। परगनों का पुनर्गठन, 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित कर दिया। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में कलचुरी काल में पहले जो है गढ़ व्यवस्था संचालित थी और इस गढ़ व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो है 36 गढ़ थे। इसी को विठ्ठलराव दिनकर के द्वारा जो है परगना पद्धति को प्रारंभ करते हुए इन छत्तीसगढ़ को जो है 37 परगनों में विभाजित किया गया। ठीक है, और कैप्टन एगन्यू के कार्यकाल में यही 27 परगना जो है लास्ट में जो है 9 परगनों तक सीमित कर गया। ठीक है, तो प्रारंभ में 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित किया, किंतु कुछ समय बाद जो है 9 परगना कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है रतनपुर, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, धमधा, नवागढ़, खरौद, राजहरा और बालोद। याद रखिएगा राजहरा जो है सबसे छोटा परगना है और रायपुर जो है सबसे बड़ा परगना है। बालोद को अंतिम में शामिल किया गया 1820 ईस्वी में। रायपुर परगने के अंतर्गत कोटा, तरेंगा व सिमगा क्षेत्र शामिल थे। परगनों का आकार 180 मील लंबा और 120 मील चौड़ा निर्धारित किया गया। प्रशासनिक सुधार में देखिए पटेल का पद समाप्त कर दिया गया, जबकि गौटिया का पद को यथावत रखा गया और साथ ही साथ निम्न पदों का सृजन भी किया गया है, जिसमें बरार पांडे, पोतदार और अमीन है। ठीक है, तो याद रखिएगा एगन्यू के कार्यकाल में राजधानी परिवर्तन, परगनों का पुनर्गठन और प्रशासनिक सुधार देखने को मिलता है। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत पटेल पद को समाप्त किया जाता है, गौटिया पद को यथावत रखा जाता है और साथ ही साथ 3 नवीन पदों का सृजन किया जाता है, जिसमें से बरार पांडे, पोतदार और अमीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन का सूत्रपात किसके शासन काल में हुआ? तो देखिए सूबा शासन की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में सूबा शासन का सूत्रपात जो है वेंकोजी भोसले के कार्यकाल में होता है। ठीक है, और यदि हम वेंकोजी भोसले के कार्यकाल की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में इनका जो कार्यकाल है 1788 ईस्वी से 1811 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या है ना, बिम्बाजी भोसले जो है छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं और इसके बाद जो है चिमनाजी भोसले आते हैं। ठीक है, जो कि अल्प समय के लिए रहता है। ठीक, उसके बाद तीसरे शासक के तौर पे जो है वेंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ के शासक बनते हैं और इन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से ना शासन कर अप्रत्यक्ष रूप से शासन संभाल कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से इसका मतलब ये है कि ये जो है रतनपुर में या छत्तीसगढ़ में रहकर शासन नहीं संभालते, ये जो है नागपुर में ही रहते हैं और अपने प्रतिनिधि जो है छत्तीसगढ़ में भेजते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, और इसी प्रतिनिधि को बोला गया है सूबेदार। ठीक है, तो सूबेदार यानी कि छत्तीसगढ़ में इस समय जो है सूबा शासन चलता था, जिसके अंतर्गत जो है नागपुर से सूबेदारों को छत्तीसगढ़ में प्रशासन के लिए भेजा जाता था। ठीक है, तो सूबेदार जो है ना, ये एक ठेका पद्धति होता था। याद रखिएगा क्या है, ये एक ठेका पद्धति है जिसके अंतर्गत जो है जो व्यक्ति जितना पैसा देता था,
ठीक है, कि हम छत्तीसगढ़ से इतना राजस्व वसूल करके लाया कर देंगे, तो उसे जो है सूबेदार बना दिया जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, तो सूबा शासन को प्रारंभ करने वाले वेंकोजी भोसले हैं और यही से सूबेदारों की नियुक्ति होती है। ठीक, और छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार जो है महिपत राव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अंतिम देखिए, ये जो है प्रथम सूबेदार है और अंतिम सूबेदार की बात करते हैं यादव राव दिनकर। ठीक है, तो यादव राव दिनकर जो है अंतिम सूबेदार है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया? तो सूबा सरकार या शासन प्रणाली का प्रारंभ करने वाले जो है छत्तीसगढ़ में वेंकोजी भोसले हैं, मैंने अभी आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयदशमी पर स्वर्ण पत्र देने की शुरुआत किसने किया था? तो देखिए, विजयदशमी पर स्वर्ण पत्र देने का शुरुआत जो है बिंबाजी भोसले के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। अगला क्वेश्चन, बिंबाजी के शासनकाल में किस यूरोपीय यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा किया था? तो छत्तीसगढ़ का यात्रा करने वाले जो है दो व्यक्ति है, एक तो चार्ल्स इलियट है और दूसरा जो है वो है मिस्टर मॉट। ठीक है, ये दो व्यक्ति है जो कि छत्तीसगढ़ में यूरोपीय यात्री के तौर पर आए थे बिंबाजी के शासनकाल में। ठीक है, चार्ल्स इलियट का जो आगमन होता है 1766 ईस्वी में होता है और वही मिस्टर मॉट का जो है 1778 ईस्वी में जो है छत्तीसगढ़ में यात्रा होता है। ठीक है, तो इसके किसके शासनकाल में है? तो बिंबाजी भोसले के शासनकाल में है। ठीक है, जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स इलियट। देखिए, जो कोलब्रुक है, याद रखिएगा, जो कोलब्रुक है ये केशव गोविंद के शासनकाल में छत्तीसगढ़ पे यात्रा के लिए आते हैं, केशव गोविंद। ठीक है, तो केशव गोविंद क्या है? तो ये सूबेदार है और इन्हीं के कार्यकाल में कोलब्रुक यहाँ पे आते हैं। फॉरेस्टर की बात करते हैं तो महिपत राव दिनकर, तो महिपत राव दिनकर के कार्यकाल में जो है फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ में यात्रा के लिए आते हैं। और मिस्टर ब्लंट की यदि हम बात करते हैं तो विठल राव दिनकर। ठीक है, याद रखिएगा, विठल राव दिनकर के कार्यकाल में मिस्टर ब्लंट आते हैं। तो ये है प्रमुख यूरोपीय यात्री जो छत्तीसगढ़ में जो है मराठा शासनकाल में आते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स इलियट। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकारी एवं उनका दायित्व सुनिश्चित है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमा विस्तार। तो कमा विस्तार जो है नागरिक, सैनिक एवं व्यक्ति दायित्व का वहन करने का जिम्मेदार थे। ठीक है, कमा विस्तार कौन थे, याद रखिएगा, तो कमा विस्तार जो है ना परगना के प्रमुख होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि विठल राव दिनकर के कार्यकाल में जो है छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति प्रारंभ हुआ था और इसी परगना के जो प्रमुख होते हैं वो कमाविजदार है और कमाविजदार के हाथों में जो है नागरिक, सैनिक और वित्तीय दायित्वों का वहन रहता है। ठीक है, जबकि बरकर, बरार पांडे, फडणवीस, तो ये इनका जो डिटेल्स है यहाँ पे ये सुविधित नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम और देख लेते हैं। देखिए, परगना स्तर के जो प्रमुख अधिकारी है जिसमें से कमाविजदार है, परगना का सर्वोच्च अधिकारी जो सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था, अपने क्षेत्र में शांति व सुरक्षा के साथ साथ राजस्व वसूली जैसे कार्यों का निर्वहन करता था। परगने में नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्व का वहन करता था। रैयतों की ओर से कमाविजदार को प्राप्त होने वाली भेंट शुक्राना कहलाती थी। कमाविजदार को रक्षाबंधन के अवसर पर दिया जाने वाला कर टीका या नजराना कहलाता था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही देखिए, फडणवीस जो है ना ये परगने में आय व्यय के हिसाब रखने वाला सर्वोच्च लेखाधिकारी होता था। मराठा कालीन राजस्व अधिकारी है ये। नायब फडणवीस ये जो है फडणवीस के सहायक होते हैं। बढ़कर जो है लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करते हैं। याद रखिएगा, परगनों की फसलों की दशा एवं अन्य समान स्थिति की सूचना जो है कमाविजदार को देता था। बरार पांडे यह प्रत्येक गांव की कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान निर्धारण करता था। यह गांवों का दौरा करके भू राजस्व की जानकारी एकत्र करता था। अधीक्षक के खजाने में जमा की जाने वाली रकम का हिसाब रखता था। याद रखिएगा, फडणवीस आय व्यय से संबंधित है, बढ़कर जो है लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करता था। ठीक है, और बरार पांडे जो है कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान निर्धारण करता था। पंडरी पांडे जो है मादक द्रव्य से होने वाली आय व्यय का हिसाब किताब रखता था और पोतदार जो है ये खजांची होते हैं। ठीक है, ये जो है परगने के आय और व्यय का हिसाब रखते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, फडणवीस जो है सर्वोच्च लेखाधिकारी है और पोतदार है उसके अधीन है। परगने के आय व्यय का हिसाब रखता है मराठा कालीन राजकोष अधिकारी है। बरार पांडे के सहयोग के लिए इनकी नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे?
तो 1758 से 1800 ईस्वी तक के लिए हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है ना बिम्बाजी भोसले याद रखिएगा। तो बिम्बाजी भोसले का कार्यकाल जो है छत्तीसगढ़ में 1758 ईस्वी से 1787 ईस्वी है। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे चिमणाजी भोसले आते हैं। तो चिमणाजी भोसले का जो कार्यकाल है छत्तीसगढ़ में 1787 ईस्वी से जो है 1788 ईस्वी। तीसरे नंबर पे जो है वेंकोजी भोसले आते हैं। इनका कार्यकाल 1788 ईस्वी से 1811 ईस्वी। ठीक है। और मुदोजी जो है छत्तीसगढ़ से इसका कोई फिलहाल संबंध नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वेंकोजी भोसले की यदि हम बात करते हैं तो चौथा जो शासक है छत्तीसगढ़ में वो है परसो जी। ठीक है। परसो जी का कार्यकाल छत्तीसगढ़ में 1811 याद रखिएगा 1811 ईस्वी से जो है 1816 ईस्वी तक है। और उसके बाद पांचवा और अंतिम शासक जो है वो है अप्पाजी भोसले। तो अप्पाजी भोसले 1816 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक। ठीक है। इसके बाद जो है अंग्रेज जो है छत्तीसगढ़ में शासन करना प्रारंभ करते हैं अधीक्षकों के माध्यम से। तो यहीं तक जो है हम यहाँ पे मराठा कालीन जो शासक प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है। सूची 1 में मराठा काल में हुए जनजाति विद्रोह और सूची 2 जो है वर्ष। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनजाति विद्रोह का। तो सबसे पहला जो जनजाति विद्रोह होता है छत्तीसगढ़ में वो है हलवा विद्रोह, जो कि 1774 से 1777 तक चलता है। उसके बाद भोपालपट्टनम संघर्ष चलता है। फिर परलकोट विद्रोह है जो कि 1824 से 1825 है। फिर इसके बाद तारापुर विद्रोह आता है। तो तारापुर विद्रोह जो है छत्तीसगढ़ में 1842 से 1854 ईस्वी तक चलता है। ठीक है। इसके बाद मीडिया विद्रोह, तो मीडिया विद्रोह 1842 से 1863 ईस्वी तक चलता है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। देखिए यदि हम प्रमुख जनजाति विद्रोह की बात करते हैं तो वर्ष 1774 में हलवा विद्रोह देखने को मिलता है। ठीक है। इसके शासक है अजमेर सिंह, नेतृत्व करता है अजमेर सिंह। ठीक है। ध्यान रखिएगा इस समय जो है काकती शासक। देखिए ये जो जनजाति विद्रोह है ये प्रमुख रूप से देखिए मराठा कालीन तो है ही है, साथ ही साथ जो है काकती वंश से संबंधित है। ठीक है। तो काकती वंश से संबंधित प्रमुख जनजाति विद्रोह है, जिसमें प्रथम हलवा विद्रोह अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य होता है, जिसमें अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है और इसी विद्रोह के साथ काकती वंश का पतन हो जाता है। ठीक। परलकोट विद्रोह जो है दूसरा विद्रोह 1824 से 1825 तक चलता है। परलकोट विद्रोह काकती शासक महिपाल देव के शासनकाल में होता है। गेनसी इसके नेतृत्व करता है। इस समय जो है अभिमानियों को शोषण से मुक्त कराना इसका प्रमुख लक्ष्य था। इस समय दमनकर्ता जो है विद्रोह को दमन करता फेबे है। ठीक। 20 जनवरी 1825 को गेनसी को फांसी दिया जाता है और गेनसी जो है परलकोट जमींदार के पदवी पर थे, वो है भूमि पदवी। ठीक है। याद रखिएगा। इसके बाद जो तीसरा विद्रोह है वो है तारापुर विद्रोह, जो कि 1842 से 1854 ईस्वी तक चलता है। शासक भोपाल देव के शासनकाल में चलता है। नेतृत्व करता है दलरंजन सिंह। बढ़े कर के विरोध में जो है यह विद्रोह होता है। उसके बाद 1842 में ही मीडिया विद्रोह चलता है। ये 1842 से 1863 ईस्वी तक चलता है और ये 1842 से 1854 ईस्वी तक चलता है। याद रखिएगा। भोपाल देव के शासनकाल में होता है। भेडवा मांझी इसके नेतृत्व करता है। नरबलि प्रथा समाप्ति के विरोध में होता है। दमन करता है कैंपबेल। ठीक है। याद रखिएगा। विशेष देखिए दंतेश्वरी माता के मंदिर में दी जाने वाली बलि को मिलिया कहते हैं। इसके बाद है लिंगागिरी विद्रोह 1856 में प्रारंभ होता है। भैरम देव इस समय जो है शासक थे, काकती शासक। ध्रुवाराम मारिया जो है नेतृत्व करता है। बस्तर क्षेत्र को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल करने के विरोध में यह विद्रोह होता है। यह बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहलाता है। याद रखिएगा बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। और वही भूमकाल विद्रोह को है बस्तर का स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। ठीक है। याद रखिएगा 1859 में कोई विद्रोह होता है भैरम देव के ही कार्यकाल में। नागुल दोरला इसके प्रमुख नेतृत्व करता है। साल वृक्ष की कटाई के विरोध में जो है यह आंदोलन होता है। ठीक है। ग्लासफर्ड जो है इसके दमन करता है। इस समय जो है नारा दिया गया था जनजातियों की तरफ से, एक वृक्ष के पीछे एक चीज। होता क्या था, यहाँ पे जंगल की कटाई होता था। तो जंगल की कटाई जो है अंग्रेजों के अधीन होता था। ठीक है। अंग्रेज जो है जंगल की कटाई करना चाहते थे ताकि उस लकड़ी से कुछ कार्य किया जा सके। तो जनजाति है जो कि प्रकृति प्रेमी होते थे, तो वो एक पेड़ के पीछे एक सिर का नारा दिए थे। इसका मतलब एक पेड़ कटेगा तो यहाँ से एक व्यक्ति का सिर भी कटेगा। अगला जो विद्रोह 1776 में मुड़िया विद्रोह, जो कि भैरम देव के कार्यकाल में होता है। झारा सिढ़ा जो है इसके नेतृत्व करता है। अंग्रेजों की
ऑटोक्रेसी की नीति व गोपीनाथ कपरदार को दीवान बनाना इसका प्रमुख कारण रहा है। ठीक है, मैक जॉर्ज दमन करता है। इस समय जो प्रतीक था आम वृक्ष की टहनी, मुड़िया जनजाति ने प्रमुखता भाग लिया। बस्तर का स्वाधीनता संग्राम, याद रखिएगा, बस्तर का महान मुक्ति संग्राम लिंगागिरी और बस्तर का स्वाधीनता संग्राम जो है ये है मुड़िया विद्रोह। उसके बाद जो है भूमकाल विद्रोह रुद्र प्रताप देव के शासन काल में चलता है, गुंडाधुर नेतृत्व करता है। इसमें बहुत सारे कारण थे, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से। मिस्टर गियर जो है प्रमुख दमन करता है। शुरुआत जो होता है इसका पुष्पाल बाजार को लूट कर की गई। प्रतीक लाल मिर्च एवं आम की टहनी, लाल करेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर, कुंवर बहादुर सिंह, ये तीन प्रमुख जो है नेतृत्व तो ये प्रत्यक्ष उसने किए, लेकिन इस विद्रोह को आग गिरने का कार्य जो है इन्होंने ही किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में सूबेदारों की नियुक्ति का आधार था। देखिए जो छत्तीसगढ़ में सूबेदार की जो नियुक्ति होता था ना, वो पहली बात तो यहाँ पे ठेकेदारी प्रथा चलता था, ठीक है, और इसमें यह भी कहा जाता था जो सूबेदार जो है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा राजस्व वसूल कर लाएगा नागपुर, उसे जो है सूबेदार बना दिया जाता था। ठीक है, तो सूबेदारों के टाइम में छत्तीसगढ़ में एक आतंक का माहौल बना रहा था, जहाँ पे जबरदस्त कर वसूली भी किया जाता था, ठीक है, ताकि नागपुर के शासक को जो है प्रसन्न किया जा सके। तो प्रारंभ जो हुआ था सूबेदारी प्रथा का विठ्ठलराव दिनकर के कार्यकाल में हुआ था, मैंने आपको बताया, ठीक है, और इसका नियुक्ति का आधार था ठेकेदारी। ठीक है, जो जितना ज्यादा पैसा ला कर देता था उसे ठेका दे दिया जाता था कि जाओ वहां शासन करो। अगला क्वेश्चन देखिए, वेंको जी के छत्तीसगढ़ में शासन काल रहा। तो वेंको जी के शासन काल मैंने आपको बताया 1788 से 1811 ईस्वी तक, ठीक है, और ये जो है छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा को प्रचलित करवाए थे, प्रारंभ करवाए थे। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा 1788 लिखकर चलिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वेंको जी से संबंधित सत्य कथन है। तो वेंको जी से संबंधित जो है सत्य कथन, वेंको जी अपने शासन काल के दौरान केवल 3 बार रतनपुर आए। ठीक है, तो ये सही बात है। वेंको जी जो है छत्तीसगढ़ प्रत्यक्ष रूप से शासन तो नहीं करते हैं, यहाँ पे सूबेदारों के माध्यम से शासन चलाते हैं, और जो है शासन काल के दौरान जो है छत्तीसगढ़ यानी कि रतनपुर जो है केवल 3 बार ही आते हैं। उन्होंने कभी भी छत्तीसगढ़ के शासन में व्यक्तिगत रुचि नहीं ली। ठीक है, इसी कारण है जो यहाँ जो है सूबेदारों को नियुक्त करते थे। वे कभी अपने आप को नागपुर की राजनीति से अलग नहीं कर पाए, ये भी सही बात है, नागपुर की राजनीति से कभी खुद को अलग नहीं कर पाए, इसलिए जो है छत्तीसगढ़ में जो है सूबेदार भेजते थे ताकि सूबेदार के माध्यम से जो है छत्तीसगढ़ में शासन किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना तीनों के तीनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सूबेदार कौन था। तो छत्तीसगढ़ में यदि हम प्रथम सूबेदार की बात करते हैं तो महिपत राव दिनकर। ठीक है, इसका एक ट्रिक है, आप ट्रिक याद रखिएगा, मवी भके, ठीक है, मवी भके भी याद रखिएगा, मवी भके भी 20 सिया। तो यहाँ इस ट्रिक को याद रख के ना आप आसानी से जो है सूबेदारों के क्रम को याद रख सकते हैं, मवी भके भी 20 सिया। तो देखिए यदि हम बात करते हैं माँ से, तो माँ से जो है महिपत राव दिनकर, याद रखिएगा, माँ से जो है महिपत राव दिनकर, वी से विठ्ठलराव, भ से भवानी कालू, के से केशव गोविंद, बी से भिकोजी पिंडी एवं धीरो कुल्लूगर। फिर बी से आता है बीकाजी गोपाल, स से सखाराम हरि और सी से है सीताराम टाटिया। याद रखिएगा ये दोनों एक साथ नाम लिया जाता है। या से है यादव राव, ठीक है, तो यादव दिवाकर। तो ये जो है सूबेदारों की ट्रिक है, याद रखिएगा, मवी भके भी 20 सिया, याद रखिए 2-3 बार आप बोलेंगे आसानी से याद हो जाएगा, मवी भके भी 20 सिया। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, महिपत राव दिनकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में नियुक्त अंतिम सूबेदार कौन था। तो अंतिम सूबेदार मैंने आपको बताया यादव राव दिवाकर जो है छत्तीसगढ़ में नियुक्त अंतिम सूबेदार है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य कथन है, सूबेदारों की नियुक्ति ठेकेदारी प्रथा के अनुसार होता था। तो मैंने आपको बताया ठेकेदारी प्रथा के अनुसार ही होता था, जो जितना राजस्व वसूल कर लाने का बात करता था उसे जो है ठेका दे दिया जाता था। ठीक है, सूबेदारों की नियुक्ति पर व्यक्ति की प्रतिभा व कार्यकुशलता पर विचार किया जाता था। तो नहीं, व्यक्ति की प्रतिभा और कार्यकुशलता से जो है इसका कोई संबंध नहीं था, और जो सूबेदार होते थे क्रूर होते थे, जनता से जबरन वसूली करते थे, ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल कर नागपुर भेजते थे। ठीक है, सूबेदार जनहित की उपेक्षा करते थे, एकदम सही बात है। तो कथन 1 और 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। देखिए यदि आप बात करते हैं व्यापम की, आप देखिएगा व्यापम में आजकल जो है कोर्ट में जो है बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है।
तो कोड के आधार पे जो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रखा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन ऐसे में बनाकर नहीं लाया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में जो है नया नया क्वेश्चन जो किसी एकेडमी से संबंधित होगा, तो वहाँ जो टेस्ट चलता है ना, तो टेस्ट का क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाके डील करूंगा। ठीक है, इसी माध्यम से जिस तरीके से मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, उसी तरीके से। और देखिएगा इस तरह से आपका रिवीजन जरूर होगा। आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल जो है ना आपसे इसी तरह का कंटेंट को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, इसमें खासतौर पे छत्तीसगढ़ और करंट अफेयर से संबंधित जो है वीडियो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, मेरे माध्यम से छत्तीसगढ़ और करंट अफेयर होगा, हो सकता है अन्य कोई और टीचर आ जाए और आपको कुछ और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक समय तक छत्तीसगढ़ का सूबेदार इनमें से कौन था? तो सबसे ज्यादा समय तक जो है छत्तीसगढ़ में सूबेदार बनने वाले जो है वो है केशव गोविंद। याद रखिएगा, केशव गोविंद जो है सबसे ज्यादा सर्वाधिक काल तक छत्तीसगढ़ में शासक रहे हैं। ठीक, यदि हम इसके शासन काल की बात करते हैं तो वो है 1797 से 1808 ईस्वी। याद रखिएगा 1797 से 1808 ईस्वी तक। ठीक है, और इसके समय की जो प्रमुख घटना है, याद रखिएगा पहला प्रमुख घटना जो है इसके समय में यूरोपीय यात्री जो है कोलब्रुक आते हैं। ठीक, याद रखिएगा। दूसरा जो है संबलपुर क्षेत्र को इन्होंने जीता। ठीक, संबलपुर क्षेत्र को इन्होंने जीता है। और तीसरा जो है पिंडारियों का प्रथम आगमन जो है इन्हीं के काल में हुआ था। ठीक है, पिंडारियों को प्रथम आगमन या पिंडारियों का आक्रमण जो है इन्हीं के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, महिपत राव दिनकर के समय में किस यूरोपीय यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा किया? तो मैंने पहले ही आपको बताया है, तो महिपत राव दिनकर के समय में जो है महाराष्ट्र जो है छत्तीसगढ़ की यात्रा की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। मिस्टर ब्लंट की बात करते हैं तो विट्ठल राव दिनकर के कार्यकाल में मैंने पहले आपको बताया विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, तो विट्ठल राव दिनकर के कार्यकाल में जो है मिस्टर ब्लंट आते हैं। कोलब्रुक के समय में केशव गोविंद है। और इलियट जो है ये जो है बिंबाजी भोसले के कार्यकाल में। ठीक है, तो ये प्रमुख यूरोपीय यात्री और किस समय में आए थे वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, सबको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरा सूबेदार, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया विट्ठल राव दिनकर। ट्रिक को याद रखिएगा, मवी भके बी बीसिया। ठीक है, तो विट्ठल राव दिनकर। अगला क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन कभी छत्तीसगढ़ के सूबेदार नहीं रहे? तो ट्रिक मैंने आपको बताया मवी, याद रखिएगा, फिर से बता दे रहा हूँ, मवी भके बी 20 सिया। ठीक है, तो महिपत राव दिनकर, दूसरा विट्ठल राव दिनकर, तीसरा भवानी कालू, चौथा जो है केशव गोविंद है, पांचवा जो है बीकोजी पिंडी या जीरो कुल्लकर। ठीक है, तो जीरो कुल्लकर यहाँ पे है। फिर उसके बाद जो है बीकाजी गोपाल, उसके बाद जो है सखाराम हरी, फिर सीताराम टाटिया। ठीक है, अब यहाँ पे बीकोजी पिंडी भी मैंने आपको बताया, याद रखिएगा बीकोजी पिंडी, तो ये भी है यहाँ पे। और सुखराम कृष्ण बाग ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो सही उत्तर हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ के सूबेदार नहीं रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है सी से हो जाता है सीताराम टाटिया और यादव दिवाकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए, तो कौन कौन से स्थान में विद्रोह हुआ है? तो वो हो जाएगा बड़गढ़, तारापुर और धमधा। ठीक है, तो 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, बता धा, बता धा। ठीक है, तो ब से होता है बड़गढ़, ता से तारापुर, धा से धमधा। अगला क्वेश्चन देखिए, नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिंटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? तो प्रथम सुप्रिंटेंडेंट की यदि हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में प्रथम सुप्रिंटेंडेंट जो है एडमंड है। ठीक है, याद रखिएगा 1818 ईस्वी के बाद जो है छत्तीसगढ़ में जो है अंग्रेजों के द्वारा शासन अप्रत्यक्ष रूप से चलाया जाता है। याद रखिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय जो है नागपुर की जो भोसला शासक थे रघुजी तृतीय, तो रघुजी तृतीय जो है इस समय अल्पवयस्क थे। तो 1818 से 1830 ईस्वी तक जो है छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों के माध्यम से जो है शासन चलाया गया था। ठीक है, और जो अंग्रेज इस समय जो छत्तीसगढ़ में शासन करते थे या पूरे नागपुर क्षेत्र में शासन करते थे, तो रघुजी तृतीय के अंडर में रहकर कार्य करते थे। क्योंकि ये अल्पवयस्क थे, छोटे थे, कम उम्र के थे, तो अल्पवयस्क होने के कारण जो है अंग्रेज जो है शासन संभाले थे। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में जो है अंग्रेज जो है सुप्रिंटेंडेंट यानी कि अधीक्षकों के माध्यम से जो है शासन चलाया। इससे पहले जब हम बात करते हैं
भोसले शासक के कार्यकाल में तो बिम्बाजी भोसले के बाद जो है वेंकोजी भोसले के समय जो है सूबेदारों के यहाँ भेजा जाता था। लेकिन जैसे ही नागपुर में अंग्रेज अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रारंभ किए तो इस समय अंग्रेजों के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में अधीक्षकों को भेजा गया था, जिसमें से प्रथम थे एडमन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इसका भी एक ट्रिक है, एडरे हसे विक्रम, याद रखिएगा। एडमन पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे एगेनिम है, फिर तीसरे नंबर पे हंटर है, चौथे नंबर पे सैंडिस है। ठीक है, याद रखिएगा, चौथे नंबर पे सैंडिस है, पांचवें नंबर पे जो है विल्किंसन, छठवें नंबर पे है क्रॉफर्ड। याद रखिएगा, ये जो है प्रमुख सुपरिटेंडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कैप्टन ब्लंट का रतनपुर आगमन किस सूबेदार के समय में हुआ? तो मैंने आपको बताया कैप्टन ब्लंट का जो है रतनपुर आगमन जो है विठ्ठलराव दिनकर के कार्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, नागपुर के राजा रघुजी भोसले के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। तो हाँ, रघुजी भोसले के सेनापति भास्कर पंत जो है छत्तीसगढ़ में 1741 ईस्वी में जो है आक्रमण करता है, जब ये बंगाल दौरे पर जाते हैं। ठीक है, रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया। तो मराठों से युद्ध नहीं किया गया, इस समय जो छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासक जो थे वो है रघुनाथ सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, रघुनाथ सिंह जो है इस समय कलचुरी शासक थे और ये अपने पुत्र शोक में पड़े हुए थे। तो इसी का लाभ जो है भास्कर पंत को मिला, बिना युद्ध किए जो है इन्होंने छत्तीसगढ़ में मराठा शासन स्थापित कर दिया था। ठीक है, रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया। तो मारा नहीं गया था, आत्मसमर्पण कर दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है और मराठों से युद्ध हुआ, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूबा शासन के दौरान नागपुर से भेजे गए सूबेदारों को काल क्रमानुसार कूट द्वारा चुने। तो मैंने आपको बताया मवी भके बी सिसिया। तो महिपत राव दिनकर पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे विठ्ठलराव दिनकर, तीसरे नंबर पे है भवानी कालू और चौथे नंबर पे है केशव गोविंद। ठीक है, तो मवी भ के बी सिसिया। तो इसका सही उत्तर देगा 4 3 1 2। ठीक है, तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी जो है सत्य है। तो दोस्तों यहीं तक हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, धन्यवाद।